गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक एक्साइटिंग लाइव सेशन के लिए, जो पेशेंट्स के लिए एंड फिजियोज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे डॉक्टर आशीष तलरेजा, जो बिल्कुल रेडी बैठे हैं इस लाइव के लिए। और इस लाइव के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप सब बने रहिए इस लाइव में और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। घुटनों में जो दर्द होता है ना, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। और जो डॉक्टर आशीष हैं वो अभी ऐड होने वाले हैं हमारे साथ। लेट्स ऐड है। ये Hi, Dr. Surbhi. हेलो, हाय डॉक्टर आशीष। How are you? आई एम फाइन, आई होप आप भी ठीक हो। Ekdam first class. I am all set for this live यस, and तो ready to dodge some questions regarding osteoarthritis. It's going to be super interesting. एग्जैक्टली उससे पहले क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? So yeah, I am Dr. Ashish Talreja. I am a bachelor of physiotherapist. I've done my bachelor of physiotherapy. It is a 4.5 year course. Okay, जो आपको physiotherapist बनाता है basically. Yeah, so I've done this course. So I've done my bachelor's from DAVV Indore University. Yeah. ओके एंड आप भूल गए ये बताना कि आप एक हीलर हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइफ्स को। Definitely, yeah. So, yeah, currently I'm practicing in my hometown as a home-based rehab physiotherapist. So, yeah, ओके, I have till now transformed like more than 1,000 lives. ग्रेट ग्रेट। एंड Yeah. मैं भी इनको इंस्टाग्राम पे ही मिली हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पे इनका कंटेंट देखा है और बहुत अप्रिशिएट किया है इनको। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और एक्सप्रेशंस तो एपिक देते हैं। तो गाइज आप देखते रहिए। अगर आप नॉन फिजियो भी हैं तो आप देखिए, आपके लिए ये लाइव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना सर? Really flattered. I'm really flattered right now. नो नो, यू डिजर्व ऑल द अप्रिशिएशन। Yeah. So, first पहले हम osteoarthritis के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, then we'll go with the questions. हाँ So, जी। पहले तो ऑडियंस जो भी मेडिकोज है नॉन मेडिकोज है उनको ये बताना चाहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है बेसिकली। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली डीजेनरेटिव डिसीज ऑफ हमारे जॉइंट्स की डीजेनरेटिव डिसीज है, जिसको जनरल टर्म्स में हम वियर एंड टियर जो बोलते हैं, जॉइंट्स का घिसना, हाँ जी। वो बोलते हैं, राइट? जनरल टर्म्स में कि हमारा घुटना घिस गया है, हमारा जॉइंट घिस गया है, ये हम जनरल टर्म्स में बोलते हैं। सो इट इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। एंड इसका कॉज की अगर हम बात करें तो आज तक इसका एग्जैक्ट कॉज फिगर्ड आउट नहीं है कि क्या है। इसकी जो इटियोलॉजी है, जो इसका कारण है, वो मल्टीफैक्टोरियल है। इसका एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं, करेक्ट? हाँ, बट इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी एक इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से, मतलब मोटापा एक कारण हो सकता है, ओवरवेट होना एक कारण हो सकता है, जिसके कारण चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। आपका लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते अपने रूटीन में, तो वो आपको प्रोन बनाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। उसके ओके, अलावा तीसरा कारण हो सकता है जेनेटिक, जो कि एग्जैक्ट इतना बड़ा कारण नहीं है, हाँ, बट एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा है तो चांसेस है दैट यू माइट आल्सो सफर फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट? सो ये सब कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ओके, ठीक है। यस। तो ओबेसिटी, जैसे कि इन्होंने बताया, मोटापा मोटापा बहुत बड़ा कारण है इस चीज का। उसके अलावा मुझे लगता है चलते रहना एक ऊपर नीचे वाले सरफेस पे, जैसे प्लेन सरफेस हाँ। पे आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप वॉक तो कर रहे हैं अपना मोटापा कम करने के लिए, पर प्लेन सरफेस पे नहीं कर रहे हैं, तो आप और प्रोन हो रहे हैं चीज के लिए। हाँ, एंड जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमें वेट बियरिंग जॉइंट्स में मिलता है, हिप और नी में जनरली बहुत हाँ ज्यादा जी। हमें मिलता है। और इसका कारण एक कल्चरल भी है। अगर हम एशियन कंट्रीज में देखें तो हमें घुटनों में ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ दिखेगी, कंपेयर टू अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो हमें हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगी।
ओके। इसका कारण है हमारे जीने का तरीका। एशियन कल्चर में जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो हमें घुटने मोड़ के बैठने की आदत होती है, क्रॉस लेग सेटिंग की आदत होती है। एंड अगर हम जापान वगैरह में देखें तो वहाँ नीलिंग का कल्चर ज्यादा है, तो वहाँ नी जॉइंट्स का वियर एंड टियर ज्यादा होता है। कंपेयर टू अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो उनमें सेटिंग हैबिट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है। जी राइट। या बिल्कुल। और हमारे कल्चर में नीचे बैठ के खाना खाना, वो सब भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप मुझे बिल्कुल बताना बिल्कुल। चाहोगे कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं मिथ्स और फैक्ट्स की, तो हम्म कुछ लोग समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि हम्म गठिया, गठिया एक तरह का है ये जनरल लैंग्वेज में। तो हम्म। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ये सेम ही समझते हैं कुछ लोग। तो आप क्लियर करना हाँ, ये चाहेंगे एक ही चीज है क्या ये? नहीं, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। हम्म। बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिसीज है, मतलब ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, ना हाँ। कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉइंट को। आपके इम्यून सिस्टम पे वो इफेक्ट करती है, आपकी खुद की एंटीबॉडीज आपके जॉइंट्स को अटैक करने लग जाती है इस डिसीज में। और हम्म। आपके अलग अलग जॉइंट्स को, लाइक नी, शोल्डर, हिप, रिस्ट जॉइंट एंड फिंगर्स, लाइक डिस्टल इंटरफेरेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, हर किसी जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है, ओके। मोस्टली ऑन द वेट बियरिंग जॉइंट्स, लाइक नी जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, एंड समटाइम्स शोल्डर जॉइंट ऑल्सो। सो या, ये तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। हाँ। हम समझते हैं कि एक सेम ही चीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। तो गाइस, अगर आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द हो रही है और वो सुबह आपको लग रहा है कि अकड़न है और थ्रू आउट द डे थोड़ी कम हो रही है, तो आप चेक करवाइए, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है। हम्म, एंड आपको अगर इसमें शक है एज कि रिलेटेड नहीं है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एज का क्या फैक्टर आता है? नहीं, नहीं आता। यही मैं नहीं, क्लियर बिल्कुल करना नहीं। चाहती हूँ सबको कि ये मत सोचिए कि हम बूढ़े नहीं हैं, हमारी एज अभी 20-25 है, तो हमें गठिया नहीं हो सकता। आपको भी ध्यान देना होगा इस चीज पे। ठीक है। हाँ, तो और अगला मिथ। ऑस्टियोआर्थराइट, हाँ, हाँ। श्योर श्योर, गो अहेड गो अहेड। हाँ, तो अगला मिथ ये होता है कि वही जो मैं बोल रही हूँ अभी, कि ये यंग एज में नहीं हो सकता और बूढ़े होंगे तभी होगा, या फिर बोला जाता है कि ये बूढ़ों की ही बीमारी है और ये बूढ़ों को होना ही होना है। तो इस मिथ को आप तो बस्ट करो। हाँ, तो ये मिथ को मैं बर्स्ट ऐसे करूंगा। इट्स लाइक कि देर आर पीपल हु आर एज 70 to 75, 80 ऑल्सो, हु हैव हेल्दी जॉइंट्स एंड नॉर्मल, उनके एक्सरेज भी नॉर्मल होते हैं। उनके एक्सरेज में कोई रेडियोलॉजिकल चेंजेस हमें नहीं दिखते हैं जॉइंट्स में। तो लाइक ये सिर्फ बूढ़ों को होती है बीमारी, इट्स जस्ट अ मिथ, इट्स नॉट एन ओल्ड एज, लाइक इट्स अ वियर एंड टियर डिसीज, बट या इट्स नॉट एन ओल्ड एज पीपल्स डिसीज। एंड ऑल्सो अगर आपका बहुत कम एज में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज हुआ है, जो एक स्ट्रक्चर रहता है नी जॉइंट के अंदर, जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट के अंदर, अगर किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी चोट की वजह से उसको डैमेज हुआ है, तो आपको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है बहुत यंग एज में। इवन आई हैव सीन केसेस इन 25 years एंड वेरी यंग एज ऑल्सो। एंड लाइफस्टाइल हमारा सेडेंट्री होता जा रहा है दिन ब दिन, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज कम है हमारे लाइफस्टाइल में, उसकी वजह से आई हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एट द एज ऑफ 28 ऑल्सो, ओके। very early. Yes, not the secondary osteoarthritis, the primary osteoarthritis in ओके। age of 28 also. ओ, सरप्राइजिंग एंड Yeah, शॉकिंग। yes, So, without any further delay, I would like to start with the questions, if you agree yes, with. So, definitely, definitely, yes. ये लाइफ का मोटिव ये था कि हम पेशेंट्स की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएं, तो मैंने अपने पेशेंट्स से पर्सनली बोला कि हम ऐसा लाइव कर रहे हैं और आप अपने क्वेश्चंस बताइए। तो बहुत ही लेमैन टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं पहले, जो पेशेंट्स के द्वारा हैं, Correct. तो मैं उन पे जाना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन है रोमा जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन्हें, वो बोलती हैं
और उनको नस बहुत चढ़ती है, तो वो पूछ रहे हैं नस चढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। सो जो ये नस चढ़ना होता है इसे हम मेडिकल टर्म में क्रैम्पिंग कहते हैं। ओके। एंड जनरली इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेशन नहीं, ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन से ज्यादा रिलेशन है। करेक्ट। अक्सर ये पानी कम पीने की वजह से और हमारे सॉल्ट इंटेक, इलेक्ट्रोलाइट इंटेक, बॉडी में मिनरल्स की कमी होने की वजह से ये ज्यादा होता है। तो उनसे की कहिए पानी ज्यादा पिए ठीक एंड है। थोड़ा और अपने पानी। हम्म। हाँ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करें। एग्जैक्टली वो मुझे यही बोलते हैं, वो मुझे बोलते हैं मैं पानी तो बहुत ज्यादा पीती हूँ। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि पानी तो आप पी रहे हैं पर साथ साथ में हाँ इलेक्ट्रोलाइट भी डालिए, पर वो बोल रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं वो। तो आप कुछ ऐसा मुझे शेड्यूल बताएंगे कि कब कब पीना चाहिए पानी इलेक्ट्रोलाइट डाल के, ऐसा कोई रिलेशन कि मतलब कभी ऐसा कोई रैंडमली। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स लाइक कि वैसे तो हमको सिखाया जाता है 5 लीटर पानी दिन में पियो, 5 लीटर पानी दिन में पियो। हम्म। इट्स नथिंग लाइक दैट। 3 to 3.5 liters ऑफ वाटर फॉर एन इंडिविजुअल इज इनफ फॉर द डे। तो उतना पानी पीना ही चाहिए। एंड रही बात इलेक्ट्रोलाइट्स, हमको सिर्फ वाटर में जो हम बना के पीते हैं लाइक सॉल्ट एंड शुगर के साथ, उससे नहीं मिलता। हमारे खाने में से भी हमको काफी इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, काफी हम्म। मिनरल्स हमारे वेजिटेबल्स एंड फूड डाइट में होते हैं। तो हमारा बैलेंस डाइट भी इस चीज को काफी अफेक्ट करता है कि हमारा डाइट कैसा है, हमारा फूड इनटेक कैसा है, हमारी फूड हैबिट्स कैसी है। सो वी नीड टू टेक एवरीथिंग इनटू द कंसिडरेशन बिकॉज डिसीज भी एक मल्टीफैक्टोरियल है ना, एक यस। कारण नहीं है बीमारी का। बिल्कुल। यस। तो अगला क्वेश्चन है जो नीलू जी पूछ रही हैं, वो है मुझे वैसे तो घुटनों में दर्द नहीं होता, पर जब भी पालती लगाने लगूं तो नहीं मारी हम्म, जाती, तो वही हम्म। चौंक मारी जाती है उनसे। हाँ तो बेसिकली उनको फिजियो असेसमेंट की जरूरत है, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट। कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। मे बी ये अर्ली ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम भी हो सकता है। मे बी कैप्सुलर टाइटनेस इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर। किसी किसी में पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट होता है जॉइंट का। मे बी उनके मसल्स वीक हो, वो उस पोस्चर को संभाल नहीं पा रहे हो। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो कि हमारे मेन नी जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, उनमें वीकनेस हो। सो हम्म। या दीज ऑल फैक्टर्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और प्लीज अपने फिजियो के पास जाएं। अगर आप धर्मशाला से हैं तो डॉक्टर सुरभि वोरा से कंसल्ट करें, मेरा एडवाइस रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। So yes, I think assessment is needed, but she is very lazy. She is like जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो, तो मुझे उनके लिए फ्री कैंप करवाना पड़ेगा। है ना। या करेक्ट, नाइस आइडिया। है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन है, डज वेदर चेंज रियली अफेक्ट जॉइंट पेन और इज इट जस्ट अ मिथ, इफ यस हाउ। ये पूछा है सैवी ने। सो वेदर चेंज, देखो सर्दियों में हमने अपने दादा दादी को देखा है कि सर्दी हुई, तूफान आया, वेदर चेंज हुआ कि मेरे घुटना दुखने लग गया, मेरा जॉइंट दुखने लग गया, मेरा जॉइंट पेन बढ़ गया। हम्म। अब साइंटिस्ट का भी दिमाग चकराया कि ये क्यों हो रहा है, हम्म। इसका कारण पता करते हैं। तो साइंटिस्ट ना कई साल से ट्राई कर रहे हैं सुरभि, बट आज तक इसका कारण कोई पता नहीं कर पाया। मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े काफी सारे। तो इसका एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इंक्रीज इन द बैरोमेट्रिक प्रेशर को बताया गया एनवायरमेंट में। बट या एक शॉर्ट शॉर्ट कोई रिलेशन साइंटिस्ट अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। तो या मतलब मैं बात एविडेंस के बेस पे करता हूं, तो अभी तक इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला कि इसके बीच रिलेशन क्या है। बट हाँ, क्योंकि इतने साल से हम पेशेंट्स देख रहे हैं, तो हाँ रिलेशन तो है। ठंडे वेदर में जॉइंट पेन बढ़ता है। हाँ, वो ऐसे बोलते हैं ना, अकड़न बढ़ गई है, बहुत अकड़ रहा है जॉइंट, वैसा वो यस, चीज तो है ही है। एग्जैक्टली। स्टिफनेस बढ़ने का कुछ रिलेशन हो सकता है इससे, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा है फिर भी रिसर्च नहीं मिली है तो हाँ, यस जब एक्सपीरियंस। तक मुझे एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस या रिसर्च नहीं मिलता, तो मैं मन से कुछ बातें बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब जब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं बात करता हूँ। यस, एवरी फिजियो शुड बी लाइक दैट, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करो सभी, ऐसे कुछ भी हवा में ना करते रहो, है ना। Even before doing this live, I have gone through certain articles about osteoarthritis.
So Okay. just I can give the best knowledge to the patients and the physios. Great, great. You are very hardworking and knowledgeable. Yeah. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आती हूँ. ये बहुत ही लेमैन टाइप का क्वेश्चन है, जो है जब चेयर पे बैठूं या तो टांगों में जोर नहीं पड़ता और स्कूटी में पीछे भी नहीं बैठा जाता, घुटनों से नीचे नीचे जोर नहीं होता. मसल वीकनेस, हम्म. सीवियर क्वाड्रिसेप्स वीकनेस हो सकता है, हैमस्ट्रिंग का वीकनेस हो सकता है, सर्टेन मसल्स माइट बी टाइट, सर्टेन मसल्स माइट बी वीक. टोटली मतलब असेस करो. आप अपने फिजियो को दिखाइए प्लीज यार, डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की आदत डाल लो अब, बिल्कुल. बिकॉज यू नीड एन असेसमेंट, राइट. बिना असेसमेंट के मैं आपको यहाँ बैठे नहीं बता सकता कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है. हम्म. तो या थोड़े आपको अपने पॉकेट्स खाली करने पड़ेंगे और अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा. या यू कैन तो ऑल्सो कंसर्न. प्री कैंप का वेट करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. यस. तो मीनवाइल जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको अ बिग हाई. अ लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग. फिजियोनी यस. Are yeah, a lot of physios are joining, so let me tell them to ask their questions. अपने क्वेश्चंस क्वेश्चन बॉक्स में डालो या कमेंट सेक्शन में डालो, हम सब आंसर करेंगे आज. Yes, चाहे जितनी मर्जी देर लगे. हाँ. ओके. ओके. तो ये थे पेशेंट्स के क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चंस थे हमारे पास पेशेंट्स के, विच इज नॉट बैड. मीनवाइल कोई सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है. क्या मैं वो क्वेश्चन ले सकती हूँ अभी? श्योर श्योर श्योर. तो इज दैट सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कॉज ट्रिगर फिंगर? इज देयर एनी कोरिलेशन? नहीं. और नहीं. नहीं है. दोनों अलग अलग वजह से हुआ है, दोनों को ट्रीट करो. यस. सिंपल आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं घुमा फिरा के बात करूंगा. दोनों अलग अलग वजह से हुआ है, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है. और डिटेल पे बात करेंगे अगली बार जब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस पे लाइव होगा तो. डेफिनेटली डेफिनेटली. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सुरभि. यस. ओके. अभी जो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन बॉक्स में है वो है, मैम स्पीक ऑन द टॉपिक ऑन नेचुरल बोन सेटर हु फिक्सेस बोन्स विदाउट सीइंग एक्सरे. इज इट सेफ? So natural bone setter, so I think she's talking about the chiropractitioners, right? Yes. So yeah, that is a totally different way of treatment than physiotherapy. So like they have their own assessment protocol, वो चेक करते हैं पेशेंट को. एंड हम भी कई बार स्कैन्स देखे बिना ही अपने पेशेंट को अपने असेसमेंट के थ्रू डायग्नोस करते हैं. सो अगर वो आपको चेक कर रहे हैं, आपकी कंडीशन का पता लगा रहे हैं, फिर वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इट्स नथिंग रॉन्ग, राइट. यस. और अगर वो असेसमेंट नहीं कर रहे, आपकी कंडीशन का पता नहीं लगा रहे, एंड डायरेक्ट दे आर गोइंग ओवर द ट्रीटमेंट, देन इट्स समथिंग नॉट करेक्ट. यस. ओके. तो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन बॉक्स में, पर पहले मैं जो हमारे पास पहले क्वेश्चन आए हैं मैं वो लेना चाहूंगी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज्यादा रिलेटेड हैं. लेट्स गो. तो अगला क्वेश्चन रितिका ने पूछा है कि टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर ओए एज लोडिंग एक्सरसाइजेस माइट वर्सन इट. तो लोडिंग के अलावा कौन सी एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल हैं? हाँ. सो लोडिंग एक्सरसाइजेस के अलावा अगर आप लोडिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन डू द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि हम लोग करवाते हैं टॉवेल को घुटने के नीचे रख के दबाने वाली, एडी के नीचे टॉवेल रख के दबाने वाली. एंड देन वी कैन डू द शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स, एक मोटे तौलिए को रख के नी को एक्सटेंड करना. डायनामिक क्वाड्स, बैठ के पैर लटका के बैठ के पैर को सीधा करना. ठीक है. प्रोन नी बेंड्स, उल्टा लेट के घुटना मोड़ना, सीधा लेट के घुटना मोड़ना. एसएलआर, पैर को सीधा उठाना. ये सब एक्सरसाइजेस. साइड लाइन में लेट के एक तरफ करवट लेके लेट के पैर को उठाना. सोते हुए पैर को अंदर और बाहर करना. ये सारी एक्सरसाइजेस आप आराम से कर सकते हैं अगर आप लोडिंग एक्सरसाइजेस के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं है. एंड अगर आपको ज्यादा पेन है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको लोडिंग एक्सरसाइजेस तक पहुंचा दूंगा. यस, क्योंकि लोडिंग एक्सरसाइजेस भी जरूरी है, आई फील. डेफिनेटली. मतलब 2 to 3 वीक्स के प्रोग्राम के बाद हम डेफिनेटली लोडिंग एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं. क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चलना है ना, इवेंचुअली आपको हाँ,
तो ये इवेंचुअली चलने से ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा मतलब डरावनी स्टडी है, मतलब मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, बट मैंने आज ही आर्टिकल पढ़ा कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है ओके। तो there are chances 11% more chances that you might die due to osteoarthritis। mortality rate आपका 11% बढ़ जाता है 11%। ओह। उन पेशेंट्स में जो कि वॉक नहीं करते हैं आफ्टर हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वॉक नहीं करना चाहिए, तो आपका मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो सकता है उससे। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बात मानिए और एक्सरसाइज कीजिए और वॉक कीजिए, क्योंकि ये 10 साल तक रिसर्च चला था काफी पेशेंट्स में। ओके। और ये आउटकम निकला था कि इसके 3 कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे: लैक ऑफ वॉकिंग, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ये 3 कॉजेज की वजह से मोर्टेलिटी रेट 11% बढ़ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेशेंट्स में। Such an interesting fact, seriously. I यस। must tell my patients about this fact. तब वो थोड़ा डरेंगे और मेरे मेरे विजिट्स को बढ़ाएंगे और मुझे बुलाएंगे। है ना। मीनवाइल हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं दो बाय वेंचरस फेथ बिलीवर, वो है यस। देयर एनी स्पेसिफिक आउटकम मेजर ऑन फंक्शन फॉर ओए पेशेंट्स? Like if you're talking about the functional capability after the treatment, like कितना फंक्शन रीगेन हो सकता है, अगर उस बारे में बात चल रही है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से ग्रेड में है। लाइक अगर ग्रेड वन और ग्रेड 2 में है तो काफी हद तक फंक्शनल जो है फंक्शन पेशेंट के रिस्टोर हो सकते हैं जॉइंट में। बट अगर ग्रेड 3 और 4 में है जॉइंट हमारा, तो काफी सारे इम्पेयरमेंट्स आ जाते हैं, हम फिर तब उतने फंक्शंस को रीगेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर बात हमारे आउटकम मेजर्स की जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई आउटकम मेजर यूज कर सकते हैं? आउटकम मेजर मतलब देयर आर सम स्केल्स एंड इंडेक्सेस, या मतलब, but yeah, I don't really like it's not on my tongue right now, but yeah, if there are, I'll DM him definitely any functional measure outcomes. So yeah, there are certain scales that measure, yeah, but I don't have it on my mind right now. Definitely I'll share it with him. या बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा यूज नहीं होता कोई आउटकम मेजर। आई थिंक ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स में हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड हम एनहांस कर सकते हैं Definitely, knowledge। yeah, definitely। तो इनका एक और क्वेश्चन है, इज दैट बैलेंस नीडेड टू बी कंसर्न्ड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स? यस, बैलेंस कंसर्न होता है एक, अगर डिफॉर्मिटी हो जाती है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, तो बैलेंस इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना कौन सा कंपार्टमेंट अफेक्ट हुआ है जॉइंट का, वेदर इट्स द मीडियल कंपार्टमेंट और द लैटरल कंपार्टमेंट। मोस्टली मीडियल कंपार्टमेंट होता है, तो जीनू वेलगम की प्रॉब्लम आ सकती है। लैटरल होगा तो जीनू वेरम की प्रॉब्लम आ सकती है। तो या बैलेंस इश्यूज आ सकते हैं डिफॉर्मिटी की वजह से, तो हम डिफॉर्मिटी पे काम करेंगे तो बैलेंस अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके अलावा या हम अगर बैलेंस अफेक्ट हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, तो हम बैलेंस एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं पेशेंट को। बिल्कुल। रॉम्बक्स दैट इज, हाँ, रॉम्बक्स टेस्ट लगा के चेक करते हैं बैलेंस को, या डेफिनेटली। ओके, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैटेलोफेमोरल, टिबियोफेमोरल ओए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन? तो इसके लिए ना बहुत क्विक टेस्ट है। आप अपने पेशेंट से पूछिए कि आपको सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है या सीढ़ी उतरने में दर्द हो रहा है। ओके। क्यों पूछेंगे? क्योंकि अगर उनको सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारी पटेला अपवर्ड जाती है सीढ़ी चढ़ते वक्त, और अगर पेशेंट को सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स हिज पटेलोफेमोरल जॉइंट इज अफेक्टेड, सो ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम पटेलोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड जब हम सीढ़ी उतरते हैं, तो हमारा जो फीमर के कॉन्डाइल्स है वो टिबिया के कॉन्डाइल से टकराते हैं, तो दैट मीन्स कि पेशेंट टिबियो फीमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है। राइट। और इन दोनों में से कॉमन कौन सा है ज्यादा? टिबियो फीमोरल।
ज्यादातर आप पेशेंट से पूछो तो पेशेंट यही बोलता है कि उतरने में ज्यादा दिक्कत है, चढ़ने में इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ. Is the radiological findings necessary to confirm diagnosis of osteoarthritis? Depends, but हाँ, most of the cases में we prefer to see the radiological examination. Like we prefer to do the radiological examination. Necessary है. आई थिंक ग्रेड कंफर्म करने के लिए तो नेसेसरी है। डेफिनेटली आप बिना रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए ग्रेड नहीं बता सकते। लाइक या एग्जामिनेशन असेसमेंट करके आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बट हाँ कौन से ग्रेड का है तो यार मतलब उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। यस, इस केस में तो मैं भी पेशेंट को बोलती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करा लो, ताकि हम बता पाए कि चलो अगर 3 और 4 में डाउट है तो वो कंफर्म हो जाए, या 2 और 3 में डाउट है तो कंफर्म हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइजेस भी डिफर करती हैं कुछ हद तक ना। यस डेफिनेटली। यस, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अर्ली एज डीजेनरेशन एंड हाउ कैन बी अवॉइड इट? तो मैंने जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, ओबेसिटी, उसके अलावा आपके डाइट की वजह से भी कुछ इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हमने बात की थी, कोई ट्रॉमा या इंजरी हुआ जॉइंट को, तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली एज में डेवलप हो सकता है। तो अगर आप अर्ली एज में अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो अपने डाइट को बैलेंस रखें, हेल्दी फूड हैबिट्स पाले, ओबेसिटी को कंट्रोल करें, और अगर जेनेटिक फैक्टर है तो अपने जॉइंट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना मेंटेन करें। सारा दिन काउच पे बैठे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स तो आती है बॉडी में। एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ जेनेटिक हिस्ट्री है तो आप फिर प्रिवेंशन पहले ही लेना शुरू कर दो। हाँ एग्जैक्टली हाँ, मतलब जेनेटिक है जरूरी नहीं है होगा, लेकिन आप प्रिकॉशन तो ले ही सकते हो। एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, मैं तो अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ एक एक्सरसाइज सेशन के लिए टाइम ही कितना लगता है, खुद को 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना हम। हाँ मतलब अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की सारी एक्सरसाइजेस मैं अच्छे से करवा भी लूँ ना, इट डजंट टेक मोर देन 30 मिनट्स, अच्छे से सारे रेपिटेशंस के साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल। सारे टाइप की एक्सरसाइजेस। यस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ मैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और मुझे भी सीखने को मिलेगा इससे कि क्या हेल्प करती है वो इन्हीं केसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हेल्प करती, करती है कि नहीं, ये तनिष पूछ रही है। तो मैंने ना इस पे एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, तो जिसमें ना 34 पेशेंट्स को 8 वीक्स तक ब्रिजिंग कराया था 2 बार दिन में, एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ 8 वीक्स देयर वाज अ 24% रिडक्शन इन द पेन। कुछ सब्जेक्ट्स में इवन 24 to 50% रिडक्शन इन द पेन, एंड द कंक्लूजन वाज दैट कि ब्रिजिंग से क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथन होते हैं, एंड क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग जो है सपोर्ट करते हैं नी जॉइंट को, एंड दे हेल्प टू टेक द लोड ऑफ द नी जॉइंट। So yeah, bridging do help in the prevention of like pain reduction in osteoarthritis. तो ब्रिजिंग अगर जैसे आप पेशेंट्स देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि दोनों घुटनों को मोड़ के जो कमर उठाने वाली एक्सरसाइज होती है ना, उसे हम ब्रिजिंग कहते हैं, जो जनरल तो उससे दर्द के लिए बताई जाती है। हाँ, तो वो हेल्प करती है एट सम लेवल आपके पेन को कम करने में। ओके, तो डॉक्टर आशीष उसमें क्या हो रहा है, को कंट्रैक्शन हो रही है क्या क्वाड्स और हैम्स की? हाँ मतलब ब्रिजिंग में क्या हो रहा है, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं ना, तो जब भी हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो मसल सपोर्ट करेंगी, हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी फॉल को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्वाड्रिसेप्स जो है वो कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हैमस्ट्रिंग जो है इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग ब्रिजिंग, हम ग्लूट्स के लिए सबसे ज्यादा ब्रिजिंग को यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ हमारे सारे मसल्स ब्रिजिंग के टाइम एक्टिवेट होते हैं। इवन अगर आप टमी टक इन करने को बोलेंगे तो कोर मसल्स भी हमारे ब्रिजिंग के टाइम एक्टिवेट होते हैं। So yeah, it does help in the osteoarthritis. So bridging help करता है osteoarthritis में at some level। सिर्फ ब्रिजिंग से इतना फायदा नहीं होगा, बट हाँ ब्रिजिंग सर्टेन लेवल तक हेल्प करता है। देयर इज अ रिसर्च आर्टिकल ऑन दैट। Irrespective of the grade of osteoarthritis.
कोई भी ग्रेड? इरिस्पेक्टिव नहीं बोल सकते, बिकॉज ग्रेड 3 और 4 में कंसिडरेशन ये करना पड़ेगा दैट इज पेशेंट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी, यस एंड यस, पेशेंट के पेन लेवल्स क्या है। बिल्कुल। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में फिर भी पेशेंट ब्रिजिंग इजीली कर सकता है। ग्रेड 3 एंड 4 में आई विल बी लिटिल स्केप्टिकल कि पेशेंट को ब्रिजिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि घुटना इतना ज्यादा मुड़ेगा नहीं और वो वेट डलेगा नहीं, क्योंकि रेंज, जो फ्लेक्शन की रेंज है वो भी अफेक्ट होती है। Exactly my point. So yeah, bridging does help, but you have to take all the factors into consideration before integrating an exercise into your program. Exactly. So all the physios who are watching, you can just quickly put your questions in the question box. I would like to tell you that the topic is osteoarthritis, myths versus facts. Meanwhile, Yeah, I pick up another question which is related to AC. definitely. Yeah, it is related to AC joint osteoarthritis. तो ये डॉक्टर पारिजत ने पूछा है, who is a physio. She is asked, Yes. range of motion restrictions and pain is there in AC joint. What should be Hmm. the rehab protocol? And she doesn't like to use cupping and dry needling. So उसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो या मतलब अगर बहुत ज्यादा पेन है तो वी कैन डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ सम मोडालिटी इफ देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन। Very और important. अगर यस, सो अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप टेंस और आईएफटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द रिडक्शन ऑफ पेन, क्योंकि हमारा सबसे पहला गोल रहता है किसी भी कंडीशन में पेन रिलीफ का। एंड अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो यू कैन यूज द हॉट एंड कोल्ड पैक्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट कि Yes. किस वजह से इंजरी है, लाइक या सो वो कंसिडरेशन में लेके आप पहले पेन रिलीफ कीजिए। पेन रिलीफ के बाद यू असेस द पेशेंट फॉर लाइक कितना रेंज ऑफ मोशन में रेस्ट्रिक्शन है, क्या फैक्टर्स है, इज द रोटेटर कफ वीक और नॉट। अगर रोटेटर कफ में वीकनेस है तो हम रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं along with the range of motion exercises. Then you can also do the AC joint mobilization with caution. Grade 1 and 2 हम पेन के लिए like we suggest grade 1 and 2 Maitland mobilization. So you Yes. can perform on the patient with precaution. And yeah, then you do all the stuff we do for shoulder joint complex. Yeah, the range of motion exercises. And then you can move on to the strengthening exercises. वही So that's how. रिहैब प्रोटोकॉल बताना, आई थिंक पूरा रिहैब प्रोटोकॉल ऐसे तो नहीं बता पाएंगे असेस किए बिना, Exactly. बट Yes, assessment is very important. यस, Like if someone asks me like ये condition है, what should I do? Like how can I say without assessing the patient myself? पर आप कपिंग और ड्राई नीडलिंग तो नहीं करोगे ना अगर एसी जॉइंट का पेशेंट आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस का? नहीं, definitely नहीं, पॉसिबल नहीं है उस जॉइंट में कहीं ना कहीं। possible नहीं है। Like cupping and needling are like techniques, good techniques, but Yes. there are indications for that to use them. You cannot just use them anywhere, like just use them. Like आपके पास अगर इंडिकेशन है तो आप यूज कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। बट अगर इंडिकेशन ही नहीं है तो फिर आप यूजिंग इट डजंट मेक एनी सेंस। यस, सो डॉक्टर परिजत आप यूज कर सकते हैं मोबिलाइजेशन, हॉट एंड कोल्ड पैक अकॉर्डिंग टू द नीड, एंड मोडालिटीज आल्सो वुड certainly help in pain relief somehow. यस, Okay, so Abhi, named as Sandeep, who was my senior in the college, he is asking, how about the replacement surgeries in osteoarthritis? Can you talk about that? यस, रिप्लेसमेंट सर्जरीज आपको इंडिकेट की जाती है थ्रू योर सर्जन अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 तक पहुंच चुका है। एंड इन रिप्लेसमेंट सर्जरी तभी इंडिकेट की जाती है किसी पेशेंट को, तभी बोली जाती है व्हेन द पेशेंट इज इन लॉट ऑफ पेन, राइट। अगर पेन नहीं है तो हम नहीं इंडिकेट करेंगे सर्जरी। पेन इज सबसे बड़ा फैक्टर कि हम सर्जरी इंडिकेट कर रहे हैं। पेन एंड एक्टिविटी लिमिटेशन, कि आपको बहुत ज्यादा दर्द है और आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी बात सर्जरी तक पहुंचती है। अदरवाइज ग्रेड 1-2 में आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका फिजियोथेरेपिस्ट मैनेज कर सकता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो Yes. अगर आपको कोई ग्रेड 1 और 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोल रहा है कि सर्जरी करवा लो, दैट
समथिंग यू शुड नॉट कंसिडर. एंड एक बार सर्जरी का ऑप्शन कंसिडर करने से पहले आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें. दैट यस विल बी माई एडवाइस टू यू. क्योंकि कई बार सर्जरी ग्रेड 3 पे भी इंडिकेट की जाती है जहां पे चीजें रोकी जा सकती है. बिल्कुल. क्योंकि तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को लाइक ट्रीट नहीं कर सकते किसी वे में. हम सिर्फ उसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं एंड फर्दर डैमेज से प्रिवेंट कर सकते हैं. लेकिन जब डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. यस यस, तो वही है कि गाइस आप लो सेकंड थर्ड फोर्थ ओपिनियन. सर्जरी छोटी बात नहीं है, ओपिनियंस लो और फिर डिसाइड करो अकॉर्डिंगली. यस. Okay, so next question is also somewhat related to this one only, which is asked by Dr. Prasann. Question is, can you talk about TKR and their success rates? टीकेआर के बारे में अभी बात करना इज वेरी लाइक, अगर प्रोसीजर एंड ऑल के बारे में बात करना है तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग. बट आई विल टॉक अबाउट द सक्सेस रेट इज दैट कि हमारे जो रिप्लेस जॉइंट्स है उनकी लॉन्गिटिविटी 20 ईयर्स तक की होती है. Okay. मतलब 20 साल या 20 साल से ज्यादा तक आपके घुटने चल सकते हैं. Okay. तो सक्सेस रेट ऐसा है, जो ऐसे बोलते हैं ऐसा ना है. 90% केसेस में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, कुछ में नहीं, तो उसके लिए क्या नहीं. बोलूं? तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इन 2001 अगर मैं बात करूं तो देयर वर 2% केसेस आउट ऑफ 100%. देयर वर 2% केसेस जिनको 5 साल में रिविजन सर्जरी लगा था आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट. एंड देयर वर लाइक 6.5% केसेस इन 2001. ओके, आई एम टॉकिंग लाइक 20 years बैक. अभी तो चीजें काफी चेंज हो गई है. एंड 6.5% पेशेंट्स को लगा था 10 years में रिविजन सर्जरी फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट. एंड अबाउट 15.5% पेशेंट्स को रिविजन सर्जरी लगा था फॉर द यूनिकॉन्डाइलर रिप्लेसमेंट. सो मतलब सक्सेस रेट इज गुड इनफ. 90%. 90%. Okay. So next question is again somewhat related to this one only. ये है, what Yes. kind of care and regular exercise program is needed to ensure longevity of knees and plates? ओके, तो देखो क्या है ना, लॉन्गिटिविटी की बात है तो सब चीजें फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं. कि बेसिकली क्या है कि नेचुरल जॉइंट तो नहीं है, आर्टिफिशियल चीज है. तो इवेंचुअली इट विल वियर आउट विद टाइम. Yes. ओके, सो देखो जितना यंग पेशेंट रहेगा उसको रिवीजन सर्जरी करवानी है. अगर आपका 40 या 50 साल की उम्र में रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रहा है तो 20 साल के बाद आपको फिर से घुटना, 20 या 25 साल के बाद फिर घुटना आपको चेंज करवाना पड़ेगा ही. तो वो एक फैक्टर है. अगर 70-80 साल के किसी का ऑपरेशन हुआ है तो 20 साल तो आराम से वो जॉइंट चल जाएगा, हमारा आर्टिफिशियल जॉइंट जो है. उसके बाद पेशेंट एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि कुछ पेशेंट एक्टिविटीज ऐसी करता है जो कि मतलब उसको दर्द तो नहीं देती है लेकिन हमारे रिप्लेस जॉइंट के लिए अच्छी नहीं होती है. तो यार थोड़ा एक्टिविटी संभल के करना चाहिए. अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेगुलर विजिट्स करते रहना चाहिए आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑल्सो, कि हम कौन सी एक्टिविटीज अवॉइड करें ताकि हमारे रिप्लेस जॉइंट की लॉन्गिटिविटी बनी रहे. उसके अलावा पेशेंट का वेट कितना है. हाँ, तो रिप्लेसमेंट के बाद, रिप्लेसमेंट के टाइम पेशेंट का वेट कितना है, वो जॉइंट पे कितना प्रेशर डालेगा, वो भी वियर एंड टियर को अफेक्ट करेगा. Yes. उसके अलावा सिस्टमिक कंडीशन पेशेंट की लाइक ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमिलाइटिस. ऑस्टियोपोरोसिस अगर पेशेंट को और जॉइंट के आसपास, रिप्लेस जॉइंट के आसपास फ्रैक्चर हो गया तो या दैट विल अफेक्ट द लॉन्गिटिविटी ऑफ द टीकेआर रिप्लेसमेंट. एंड ऑल्सो अगर ऑस्टियोमिलाइटिस हो गया तो इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन कैन कॉज A lot लाइक of problems. लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो ये सब चीजें हमारी अफेक्ट करती है लॉन्गिटिविटी जॉइंट की. Yeah, so there are a lot of factors जो अफेक्ट करती है को, और इसीलिए अपने फिजियो को बार बार आप मिलते रहिए. पहले हर हफ्ते मिलिए, पहले तो रोज ही मिलिए ना फिजियो को. रोज ही मिलिए ना. हाँ. हाँ, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ग्रेजुअली कम करिए, बट छोड़िए मत विजिट. हाँ.
ये मत सोचिए कि अब दर्द नहीं है तो नहीं, अब नहीं जाना फिजियो के पास, अब बस बैठते हैं, दैट इज या। तो क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चंस है? लेट मी चेक। देयर इज अ क्वेश्चन बट इट इज नॉट रिलेटेड टू ओए, ये है नेक पेन से, ओके, तो लेट इट बी। we'll take it later. Yeah, या, yeah. so next question is a very very big question, so you need to listen to me for that. So he's saying, I've seen a lot of knee replacement patients who say that ortho has said physio is not required, and all orthos themselves teach few exercises, and almost all patients are doing good without physiotherapy. And the ortho says that yes, nurses, you go and you teach them exercises, you ambulate them, एंड इसकी वजह से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है सरप्राइजिंगली। तो इस चैलेंज से कैसे डील करें कि हमारे पास हमारी ओपीडी कम हो रही है हॉस्पिटल्स में इस वजह से, क्योंकि और तो बोल रहे हैं कि फिजियो की जरूरत नहीं है। मुझसे मिलो यार उन ऑर्थोस को यार, प्लीज। सच में। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो आपको आपके पेशेंट को खुद काउंसिल करने आना चाहिए कि आप अपने पेशेंट को समझा पाए कि फिजियोथेरेपी का क्या इंपॉर्टेंस है। दैट्स वेयर योर सॉफ्ट स्किल्स कम इनटू प्ले, कि हाउ यू काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग कि आपके लिए टोटल रिप्लेसमेंट के बाद या किसी भी कंडीशन के बाद फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है, राइट? सो या, लाइक it's very subjective, like many orthos support physiotherapists, many don't. So yeah, this situation is a total on and off situation. So Yes. you as a physio have to deal with it, and how you deal with it depends totally on you, that your counseling skills. या, Okay. बट द प्रॉब्लम इज काउंसलिंग तो तब करेंगे ना जब हमारे पास पेशेंट आएगा, वो ऑर्थो हमारे पास पेशेंट को आने ही नहीं दे रहा है। तो आई थिंक कि पेशेंट की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है इस केस में। हाँ, पेशेंट की अवेयरनेस तो जरूरी है, बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने जो पॉइंट रखा है अपने क्वेश्चन में कि फिजियो के बिना अच्छा रिजल्ट आता है, तो आई डोंट रियली, आई बेग टू डिफर फ्रॉम दैट, बिकॉज आई हैव डन माय इंटर्नशिप फ्रॉम संचेती हॉस्पिटल. I have seen more than 100 TKR patients till now. Okay, so I don't think there was one single patient जिसको मैंने फिजियो नहीं करवाया हो आईपीडी में. बिल्कुल। एंड आई डोंट थिंक कि फिजियो के बिना यू कैन अचीव द 90 डिग्री रेंज ऑफ मोशन जो कि डिस्चार्ज के लिए कंपलसरी होता है. तो मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइक थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लगा, लाइक क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, बिना फिजियो के नहीं होने वाला. तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऑर्थोपेडिशियन से बात कीजिए. यू आर एन इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू शुड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. ओके, एंड पेशेंट को भी समझना पड़ेगा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने के लिए किसी के रेफरल की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली हमारे पास आइए, हम आपको कंसल्ट करेंगे. बिल्कुल, मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, जो ऑर्थो की काउंसलिंग स्किल्स है ना, वो ओवर पावर कर जा रही है हमारी काउंसलिंग स्किल्स में कहीं ना कहीं. एंड क्योंकि you know, matlab there are wonderful orthopedicians like who refer their patient to physiotherapist, and they have a very good relation with the physiotherapist. So yeah, dumping all this generally on the orthopedicians is not correct totally, because many orthos understand the importance of physiotherapy. You know, it just has become a general mentality among the physios. So you know, you need to have an effective communication with the orthopedician if you are facing the problems. Okay, because we need to understand each other and we need to work together. That's so yeah, cribbing, multidisciplinary approach. Yeah, so cribbing से कुछ नहीं होगा. You need to take action. यस, सो या डॉक्टर आर्नोल्ड, आप जाइए, बात करिए ऑर्थोपेडिशियन से और उनको समझाइए, उनको बोलिए, कोई पॉइंट निकालिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि फिजियो इज इम्पोर्टेंट. इवन इफ अगर वो बोल रहे हैं कि हमने मसल काटा ही नहीं है, स्टिल यू गेट दोज पॉइंट्स, रिसर्च करो और जाओ उनके पास. तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. साइकिलिंग और ट्रेडमिल कैसा है की दर्द के लिए? डिपेंड कि
रिहैब प्रोटोकॉल में कहाँ पहुंचे हैं, आपका पेन लेवल कितना है, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से ग्रेड का है। तो आपको अपने फिजियो से मिलना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए इस आपकी करंट कंडीशन के हिसाब से साइकिलिंग और वॉकिंग अच्छी है कि नहीं, या अगर आप साइकिलिंग और वॉकिंग करना चाहते हैं, ट्रेडमिल करना चाहते हैं, तो आप कब तक कर पाएंगे उसको, और उसके लिए आपको क्या एक्सरसाइजेस और क्या प्रोटोकॉल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। यस, तो ऑब्वियसली आप ट्रेडमिल और साइकिलिंग कर सकते हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि आप इंक्लाइन ना करें। जैसा भी है आप बात करिए पहले फिजियो से, फिर ही करिए। अपने घुटनों को और खराब मत करिए, ज्यादा इंक्लाइन कर लोगे ट्रेडमिल को और चलोगे और तो देर मैनी एमबीबीएस और एमएस सर्जन डोंट नो व्हाट फिजियोज आर अप टू। उनको नहीं पता तो आप बताओ ना यार। यस, दैट इज आवर आप वर्क। बात, why physios are hesitant to talk to residents, talk to surgeons, talk to orthopedicians? I don't understand. Why are you so hesitant? Why is there are so much complexes? Yeah, maybe sometimes it is inferiority complex as well. Yes, you don't need to have, they have a different specialty, your specialty is different. So yeah, you need to communicate. Yes. If they don't understand the importance, make them understand the importance. No, Yeah. you can't, like, I don't understand this cribbing mentality. Why don't we find a solution to this? Yes, so as he is saying, first they need good learning about us, and we are capable of and work independent. What we are capable of, they need to learn that. मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ यार आज। आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो आज, आप किसी पे डिपेंडेंट हो क्या? जस्ट आप किसी एमबीबीएस या किसी सर्जन रेसिडेंट पे डिपेंडेंट हो आज अपने काम के लिए? नहीं। नहीं ना, नहीं मैं हूँ। सो वी आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू वर्क इंडिपेंडेंटली? Yeah, he's just saying that we need a good learning. They need to understand more about us. तो वो हम ही समझाएंगे, हमें ये जिम्मा लेना पड़ेगा हाँ, अवेयरनेस और का। दूसरी चीज, अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो ना, तो इट्स लाइक अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सो या मतलब आपको साथ मिलके ही काम करना है। सो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड। Yes, and he is saying, looking back at our social structure of medicine, we healthcare workers are independent. Yes, period. After TKR surgery, how long pain can persist in patients still if they are doing all the exercises? It totally depends कि आप कितना रेंज ऑफ मोशन अचीव करते हैं, और आपकी फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम बिल्कुल प्रोटोकॉल अच्छे से चल रहा है कि नहीं। टोटली डिपेंड्स ऑन योर फिजियो। हेलो टू क्यूटीज। ओ थैंक यू पल्लवी मैम। तो या मतलब तो मतलब वही है कि रिहैब प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे एक्सरसाइज करवा रहा है, कैसे वो आपके पेन को मैनेज कर रहा है। टोटली डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको कितना पेन रहेगा, बट जनरली इट विल टेक 4 to 6 weeks. Okay. Yes, Yeah. I hope it is clear to Swapnil. Okay. So hybrid physio has made this interdependent. Yeah, so in a hospital setup, everyone is interdependent on each one. How are you thinking of managing a hospital without the nursing staff? Not possible. Not possible, right? So जिस तरह नर्सिंग स्टाफ का इम्पोर्टेंस है, जिस तरह सर्जन का एक मतलब वो है इम्पोर्टेंस है, वैसे ही एक अलग इम्पोर्टेंस फिजियोथेरेपिस्ट का है हॉस्पिटल में। You can't compare anyone to anyone else, na? So how come we are independent? If it is interdependent, how we are independent? That depends on the patient, I guess. Patient जब directly हमारे पास आ रहा है तब हम otherwise भी independent है। IPD में हम कुछ भी करें, हम I think अरे like I have like seen hospitals. I have worked in hospitals as an intern. वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट अपना प्रोटोकॉल खुद ही करते हैं। Nobody interferes with their protocol. मुझे लगता है हाइब्रिड फिजियो हैज गॉट अ पॉइंट समवेयर। आई मीन आपको अच्छे ऑर्थोज मिले होंगे, उन्होंने आपसे अच्छे से बात की होगी, पर
कि कहीं कुछ ऑर्थो, अगेन नॉट क्रिबिंग बट जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, कि कुछ ऑर्थोज आपके पास आएंगे बोलेंगे मैं जो जो बोल रहा हूँ ना वही कराओ, तो वो गलत हो जाता है, वो उसमें आपको खड़े होना वो पड़ता है। गलत हो जाता है, तो यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ दैट आई विल डू माय ओन प्रोटोकॉल बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल. I यस, decide what is better and what is not better for my patients. यू गॉट टू So, हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। and you don't have to be very harsh while saying these things. या, You can put your point in a very humble and a soft way. करेक्ट। So, yeah, that's where your soft skills come into play. Yes, and ma'am is also saying multidisciplinary team approach on everyone is working towards the betterment of patients. Yeah. And our social structure of medicine is like that. People tend to visit MS Ortho first. He's saying that. Yeah, but patient have directly, knowing I'm a physiotherapy, people have directly come to my house seeking for physiotherapy. So yeah, the awareness is increasing. Yes, now You just need to, yeah, people have literally came to me directly at my homes, like, we need physiotherapy. So how much more awareness do you need? bit more. Right? A bit more, we need a bit more. But yeah, people are getting aware and we need to make efforts from our side as well. Yes. Opportunity can't come to you directly knocking at your door. You need to find the opportunities. या जैसे अभी हम लाइव कर रहे And हैं, तो लाइव करो और अवेयर करो लोगों को। हाँ, और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर बैठे बैठे फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आप घर पे बैठे यू आर डूइंग नथिंग, सो दैट्स नॉट गोना हैपन. Yes. So I'll quickly see what all questions are left. I think we are mostly done with the questions. Yes, we are done with the questions. So we'll just look into the questions here and we'll Yes, answer those. अगर जब definitely. or patient themselves are not completely aware of us, then Hmm. other medical allies to promote us. मैं अपने पॉइंट पे एकदम फर्म रहूंगा. वॉट एवर पॉइंट्स यू पुट, कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से भी है. बिकॉज आई हैव सीन फिजियोज डूइंग रियली गुड इन दैट प्रोफेशन. So how they are able to do good is because they are taking efforts. They are like they have a learning attitude. They are increasing their knowledge day by day. They are taking steps for their betterment, and Yes. they are growing in the field. I can give you a lot of examples of successful physios. Yeah, there are many. Right? There are many. So they are no different from us, and you will never see them cribbing about this situation or this point. Yeah, actually. So why should we? Better we should find opportunities for ourselves and prove ourselves, and then we can show them that how physiotherapy is important. That's very simple. I, when we will show them the results, they will understand the importance even more. They will be like, yes, this physio has something. Physiotherapy is something. Then Yes, definitely. trust on us. लाइक अगर हमको कॉलेज कितना भी अच्छा मिल जाता है, वी क्रिब अबाउट कि यार फैकल्टीज अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाते हैं. कितना भी अच्छा कॉलेज क्यों ना हो, मेडिकल कॉलेज, लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड मेडिकल कॉलेज क्रिबिंग कि हमको अच्छा नहीं पढ़ाते, फैकल्टी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, एंड दे यूजुअली यूज इट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू नॉट स्टडी. दैट्स रॉन्ग. Yes, it happens. दैट्स रॉन्ग. कॉलेज आपको सब प्रोवाइड करता है. You need to make the most out of it. So he is again saying we'll grow only the day when we stop looking ourselves as totally independent. I disagree. Completely disagree. Okay, so yeah, obviously, period. And he is saying, Yadvinder is saying, he was my classmate. He's saying, actually, the problem is in our system. Let's just सिस्टम में work it. प्रॉब्लम है तो वो रेक्टिफाई होने में टाइम लगेगा.
तब तक सिस्टम के भरोसे बैठे रहोगे क्या? हाँ, मत करो क्रिप, जाओ और ट्रीट करो पेशेंट्स को, रिजल्ट्स दिखाओ। हाँ। ठीक है, तो अभी मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे ऐसा होता है ना कि हम्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर नी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो क्वाड्रिसेप्स जाते हैं वीकनेस में ज्यादातर और हैमस्ट्रिंग्स जाते हैं टाइटनेस में, है ना? ज्यादातर ये होता है। talking about independent, we are dependent on patients definitely. ऐसे तो सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, यस। नहीं तो फिर बार्टर सिस्टम तो पहले भी चलता था। हाँ, पेशेंट्स नहीं तो हम नहीं हाँ, करेंगे अगर तो पेशेंट। पूरी दुनिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इस तरीके से तो। या सो नॉट टू फाइट अमंगस्ट ईच अदर। एग्जैक्टली। सो या व्हाटएवर एनीवन सेज आई विल स्टैंड अप टू माय पॉइंट डेफिनेटली। फिजियो। हाँ, तो आप मुझे ये या बताइए कि जैसे क्वाड्रिसेप्स टाइटनेस में जाती हैं और हैमस्ट्रिंग्स ज्यादातर नहीं, क्वाड्रिसेप्स वीकनेस में जाती हैं और वीकनेस में जाती है, क्वाड्रि हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में जाती है। तो कब हम जैसे कि को कंट्रैक्शन कराते हैं क्वाड्स और हैम्स की, तो कब वो करानी है और कब सिर्फ क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करानी है और कब हैम्स की स्ट्रेचिंग करानी है? ये चीज मतलब एक तरफ तो हम हैम्स को स्ट्रेच कर रहे हैं और एक तरफ हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो बेसिकली दोनों एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है, हम्म। राइट? तो अगर क्वाड्रिसेप्स वीक है तो उसकी वजह से हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में जाएगा इवेंचुअली। यस। तो दोनों चीजें साथ में करनी पड़ेगी ना। तो हम फर्स्ट डे से ही वैसे भी आइसोमेट्रिक्स करवाते ही है। आइसोमेट्रिक्स क्या करते हैं? क्वाड्स को स्ट्रेंथन करते हैं। यस, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे क्वाड्स है ना, क्वाड्स वीकनेस में है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में है, तो हैमस्ट्रिंग हाँ, की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, पर हम हैमस्ट्रिंग को साथ साथ स्ट्रेंथन भी करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? हम कराते हैं ना कि एक तौलिया घुटने के नीचे रखो, एक रखो एंकल के नीचे, तो उसके हाँ, पीछे क्या रीजन? करेक्ट। तो बेसिकली हमारे मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जनरली कुछ ना कुछ वीकनेस आती है हर मसल में, जो कि जॉइंट को हमारे सपोर्ट करती है। वही हमारे जॉइंट को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और जॉइंट को सपोर्ट नहीं कर पा रही है इसीलिए वियर एंड टियर हो रहा है। तो हमें क्या करना है? सारी मसल्स को स्ट्रेंथन कराना है जो कि जॉइंट को सपोर्ट करती है। ओके। तो वी नीड टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी मसल। स्ट्रेंथनिंग हम सबकी करवाएंगे। तो हैमस्ट्रिंग वीकनेस में भी जा रही है और टाइटनेस में भी जा रही है एक साथ? यस, यस। तो ग्रेड चेक करेंगे तो वीकनेस मिलेगी। तभी जब हम एमएमटी हम्म, एमएमटी चेक करेंगे ना। असेसमेंट इसलिए तो जरूरी है, यस, नहीं तो घुटने में दर्द है, आओ चलो आइसोमेट्रिक्स करें। असेसमेंट तभी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। असेसमेंट करना पड़ेगा, कौन सा कंपार्टमेंट अफेक्टेड है, कौन जॉइंट लाइन में पेन है कि नहीं, कौन सी मसल्स वीक है, हम्म, कौन सी मसल में टेंडरनेस है, और उसके अलावा कितना रेंज ऑफ मोशन है, सब चेक करना पड़ेगा। रेडियोलॉजिकल तो फाइंडिंग, एवरीथिंग। को फिर जाके हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं ना। हाँ, इसीलिए तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स की बात करें तो हम को कंट्रैक्शन करा रहे हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइटनेस में भी जा रही है और वीकनेस में भी जा रही है साइमल्टेनियसली, तो को कंट्रैक्शन कराइए। कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। वेट करते हैं लोगों का, जो भी देख रहे हैं लाइव, क्वेश्चंस पूछें हाँ, वो। वी आर लाइव फॉर अनदर आई गेस 5-10 मिनट्स। 5-10 मिनट्स एंड देन अगर क्वेश्चंस नहीं आते तो विल रैप अप। यस। तब तक हम थोड़ी लाइक मस्ती कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। यस, तो मैम कह रहे हैं टाइट मसल। भी हो सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, मैं वही वही सबको बताना चाहती थी। ऑब्वियसली आई नो अ बिट ऑफ इट, नॉट वेरी मच। तो मैं सबको बताना चाहती थी कि आप ना सीधे तौलिया दे के उनको मत बोलो कि हाँ दबाओ, उसके पीछे का रीजन भी देखो कि क्यों कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हो, क्वाड्स को भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वो पता होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है पेशेंट को असेस करने का, यू कैन डू अ क्विक असेसमेंट इन 5 मिनट्स। आपके इतने साल से आप पढ़ रहे हो तो यू शुड हैव दैट स्किल्स कि आप
पेशेंट को असेस कर सको विद इन क्विकली, क्योंकि आपके पास हॉस्पिटल में टाइम नहीं होता कि एक एक पेशेंट को आप आधा आधा घंटा असेस करोगे. एक्चुअली you वो you need to have that quick assessment skills, so you can assess whatever necessary in a very short period of time according to the condition. एग्जैक्टली. और एंड गाइस, गोनियोमीटर लेके मत जाओ हॉस्पिटल में, इतना नहीं कर पाओगे आप. ना पेशेंट इरिटेट हो जाएगा कि गोनियोमीटर से देख रहे हो. सो यू नीड टू हैव दोज आईज ऑल्सो. हाँ, बट गोनियोमीटर भी थोड़ा जरूरी हो सकता है, बट या है तो है ना, पर आई थिंक पेशेंट, सभी पेशेंट के पीछे लग जाएंगे ऐसे गोनियोमीटर पकड़ के, तो वो थोड़ा एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद कोई गोनियोमीटर यूज ही नहीं करता है मेरे हिसाब से, फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद, बट करना चाहिए. एक्चुअली अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा. yes. So he's saying hypertonic muscles doesn't mean strength, and Pallavi ma'am is saying hypertonic and tight muscles are two different things. Yes. Hypertonia and tightness is very like contrasting things, like they are not the same. Yes. So hypertonia is increase in the tone. Yeah. तो वो अलग चीज है काफी. तो बड़ा मजा आया ये लाइव करके. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बड़ी, जैसे कि मैंने सोचा था ना, इंटरैक्टिव सा होगा, इंटेलेक्चुअल सा होगा. आई होप आपको भी मजा. मुझे काफी मजा आया. मुझे मतलब लाइक बात करने में स्टूडेंट से और पेशेंट से काफी मजा आता है. अपने व्यूज, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने में. कभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज हार्श हो जाते हैं, बट या आई टोटली स्टैंड अप टू व्हाट आई से, राइट. It's not bad to be stern about your opinions. Yes. Oh yes. जो भी लाइव देख रहा था, प्लीज ज्वाइन अस फॉर अनदर लाइव. जब भी हमारा लाइव होगा साथ में या किसी और फिजियो के साथ, एंड साथ में होगा तो और इंटरैक्टिव होगा और मजा आएगा, और क्वेश्चंस होंगे और डिस्कशन होगी. हाँ, if you have any questions, we are live for another 2 to 3 minutes. Yeah. So you can pour in your questions and we'll try to answer them as much as possible. Yes. So yeah, like Dr. Surbi, आपके कुछ व्यूज चेंज हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में इस लाइव सेशन के बाद? Don't accuse yourself of being harsh. I'm not accusing myself. Yeah, I'm not accusing myself. So he is okay with you. He's saying, yeah, you are okay. Yeah, I am just being myself. And guys, next live है मेरा पल्लवी मैम के साथ, जिसके लिए मैं नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ. तो प्लीज जरूर देखना वो लाइव, और आप भी देखना, मिस्टर गेस्ट. Yeah, I'll be joining that live session. It's gonna be super interesting. Like you are interested in neuro and you will be doing live with Neurogirl Pallavi, and that is going to be something really interesting. बस मैं सब सही सही बोलूं और मजा आए. Definitely. Yes. So ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बॉटम लाइन बताना चाहेंगे आप कुछ? क्या बॉटम लाइन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सबको? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आप जरूर अपने ऑर्थोपेडिशियन से एक बार मिलिए. देयर इज नो हार्म इनटू दैट, बट आई विल से कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिले. अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए. एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट ही अच्छे से बता सकता है, और उसी से ही आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती. इसे सिर्फ बढ़ने से रोका जा सकता है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है. तो आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. बट या मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं. हाँ, क्योंकि कहीं ना बायोमैकेनिकल भी है प्रॉब्लम, तो आप मिलिए फिजियो से. बायोमैकेनिकल ही है प्रॉब्लम, या बट like as physios we can offer like chondroprotective agents and some like diet modifications we can do, but yeah, certain medications are also necessary for osteoarthritis patient. So yeah, orthopedic consult is important, but yeah, physiotherapy consultation is very 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 important. I can't put more emphasis on that. Yeah, so भेजो हमारे पास पेशेंट्स, डियर ऑर्थोपेडिशियन. पेशेंट्स को मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली हमारे पास आओ. बिल्कुल.
तो ये था आज का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइव. सम पीपल आर ज्वाइनिंग राइट नाउ. तो अभी भी हम 10-20 सेकेंड्स तक लाइव हैं, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस. स्वाति. हाँ, सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग और फनी सा जवाब होगा जो क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन है. अच्छा. I have neck pain in my I have neck pain. Any quick solutions? So yeah, put a good background music on and like do this and do this. I don't like it. You don't like The it? people who do this put a cool background music, suggest 5 to 10 exercises without any assessment of the patient. I don't really like it at all. या असेसमेंट. और कुछ फिजियोस ट्रीटमेंट के भी रील्स बना रहे हैं, तो नीचे डिस्क्लेमर होता है गाइस, बिना कंसल्टेशन या असेसमेंट के ना करिए, तो वो देख लो. हाँ, मतलब आप बिना समझे अपनी कंडीशन को, करंट कंडीशन को अगर आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो तो हर किसी के लिए वो एक्सरसाइजेस नहीं बनी होती है. बिल्कुल. अगर आपकी ट्रेपेजियस टाइट ही नहीं है, आई एम सेइंग डू दिस, व्हाट इज द पॉइंट? आपका प्रॉब्लम ही कहीं और है. यस. आपका प्रॉब्लम रोम्बॉइड्स में हो सकता है, आपका प्रॉब्लम डेल्टॉइड में हो सकता है, आपका प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है. यस. सो या, सो आई डोंट बिलीव इन दैट लाइक सो ऑनलाइन कंसल्टेशन. as he is saying, online physio thing is a joke. Top 5 exercises, top 10 exercises, I really don't believe in that. नो, या यू कैन मेक दोज वीडियोस, पर वो पेशेंट को एक रेफरेंस की तरह दे सकते हो आप कि पेशेंट गलत कर जाते Yeah, हैं. definitely. No कोई. one is stopping you to make those videos, but yeah, put a disclaimer on it. And yeah, patient education is really necessary. यस. सो यस, ये थे डॉक्टर आशीष आज के लाइव में, जो कि एपिसोड 2 था. एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, और हम डॉक्टर आशीष को दोबारा भी बुला सकते हैं. तो गाइज आप बता देना कि आप चाहते हैं कि हम दोबारा बुलाएं कि नहीं. तो या, है ना, आप आओगे पहले आप. हाँ, I'll come. लोग बुलाना चाहे अगर तो. मैम कह रहे हैं. ऑनलाइन कंसल्टेशन इज नॉट अ जोक. लाइक ऑनलाइन कंसल्टेशन कुछ पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. इन लाइक कोविड टाइम्स ऑनलाइन फिजियोथेरेपी वाज इन बूम. सो या, उससे पहले पेशेंट का कंसेंट लेना जरूरी है आपको, कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन से पहले पेशेंट का कंसेंट ले और फिर आप ऑनलाइन पेशेंट को कंसेंट करें. उसमें भी असेसमेंट होता है ऑनलाइन. आप पेशेंट से सवाल पूछते हो, उसकी हिस्ट्री लेते हो, उसका लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन तो नहीं लेकिन विजुअल एग्जामिनेशन आप कर सकते हो पेशेंट का. और उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्क्रीन के उस पार एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बता सकते हो. डेफिनेटली सुनेंगे दोबारा. एंड हाउ कैन आई कांटेक्ट विद यू? किससे कांटेक्ट करना है? डीएम कर दो. डॉक्टर सोबी से कांटेक्ट करना है, उन्हें डीएम करो. डॉक्टर आशीष से कांटेक्ट करना है, मुझे डीएम करो. माय पेज इज फिजियो आशीष. यस. और अगर ऑर्थो के टॉपिक पे बात करनी है, ऑर्थो की बीमारी है, तो डॉक्टर आशीष को पहले डीएम करो. एंड अगर न्यूरो से रिलेटेड है तो फिर डॉक्टर सुरभि इज गुड इनफ टू गाइड यू. या, आई एम जस्ट फाइन. ओके, सो आई थिंक इट्स टाइम टू लीव. Yeah. So Yeah. I hope I was able to add some value to this session. How do you make a protocol without physical examination? Okay. So I'll answer this question before going. So physical examination के बिना treatment protocol बनाना मुश्किल है थोड़ा, बट नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आप पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन देख सकते हो स्क्रीन के उस पार. आप पेशेंट अपने सिम्टम्स बता सकता है. बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, बेस्ड ऑन आपने जो देखा पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन और पेशेंट की हिस्ट्री और सब चीजों को जब आप कंसिडर करके एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये कंडीशन है, तो आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बना सकते हो. यस, कभी कभी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास चारा ही नहीं है. क्या करें जब नहीं पॉसिबल है? तो कोविड टाइम में पॉसिबल नहीं था ना पेशेंट को घर जाके देखना या पेशेंट का क्लिनिक पे आना. तब ऑनलाइन कंसल्टेशन ने बहुत लोगों की मदद की है. हाँ, तो कुछ तो करना पड़ता है. हाँ, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बिना भी आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं. बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. एक्टिव लिसनिंग. यस.
हाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं कर स्क्रीन से अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते पेशेंट का. हाँ, so it's like it's very subjective. हर किसी के opinions different होते हैं. हाँ But yeah, telerehabilitation is thing of the future. हाँ, सांस लो सांस छोड़ो. In Marathi we say it like नाकानी लांब श्वास घ्या तोंडानी सोडा. एंड इन योर प्लेस एमपी में क्या बोलते हैं? Like I am a Sindhi, so नक्क सा लंबो साओ खड़ो मुंह सा छड़ो. अच्छा, एंड पंजाबी में I'm कि सा अंदर लो सा छड्डो. Who is this hybrid physio? He is a very good physiotherapist, ma'am. He is working in Hyderabad, home-based rehab, and he's a strength physio as well. He works with gym as well. So yeah, it's just the difference of opinion. Otherwise, yeah, he's practicing quite well as well. yeah, but you know that should be there. Like his opinions are also like good enough. Like he has some valid points, but yeah, opinions different है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक गलत है. Just नहीं, that it's not. बिल्कुल भी नहीं है Yes. गलत. कि जैसे संदीप बोल रहे हैं एक्टिव लिसनिंग विद पैसिव प्रोटोकॉल. नहीं यार, एक्टिव लिसनिंग विद एक्टिव एक्सरसाइजेस भी तो दे सकते हैं ना हम. दूसरी चीज ये है कि हमें हिस्ट्री से बहुत कुछ पता चल जाता है पेशेंट की. हाँ, कई बार पता लग जाता है. अब मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा आप ना सिर्फ फोन पे करके बता दो उनको. मैं ये नहीं बोल रही. जहाँ पॉसिबल है फिजिकल असेसमेंट करो ही करो, पर जहाँ नहीं है तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. Yeah, I have took online consultations. Consently, and it has shown results. या सो हाइब्रिड फिजियो संदीप, हाँ आग लगा दी तुमने. So yeah, मतलब I hope I was able to add some fire to this session and Yes, like that's what like that I'm sure. so like it was really nice to interact with you all guys. I'd love to interact with you. I come live from my page as well sometimes, so follow Physio Ashish. Yes, please follow him. And there are a lot of good reels in his page, which are obviously not treatment related, but yeah, a lot of relatable content. Yeah. और Okay. okay, bye bye. See you again. Bye. Bye guys, and follow करो हम दोनों को. Bye.